जन्म दिवस मनाया जाएगा। वहीं ये भव्य रैली हो रही है अंबेडकर पार्क लखनऊ में, जहां 125वीं जयंती के दौरान मायावती आज संबोधित करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि मायावती आज क्या कुछ कहती हैं, क्या इसमें 2017 के मिशन की भी बात होगी। उपस्थित सभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों, वैसे आप लोगों को ये विदित है कि आज भारतीय संविधान के निर्माता व सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की 125वीं वर्षगांठ है। और इस शुभ अवसर पर मेरे साथ साथ आप लोग भी लाखों की तादाद में यहाँ लखनऊ में स्थित अति विशाल व भव्य डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं। और इसके साथ ही अब मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व व उनके महान कार्यों के बारे में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को इनकी जयंती मनाने के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद और खास तौर से बीएसपी के गठन होने के बाद से अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। और इस वर्ष भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस वर्ष तो कुछ ज्यादा ही इनकी नाटकबाजी हमें देखने के लिए मिल रही है। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपना लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा करके वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इनको संसद में चुनकर नहीं जाने दिया था और न ही इनको अपने शासनकाल में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया है। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे और वो इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो उस दौरान तो कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस मूवमेंट को रोकने के लिए तो बाबू जगजीवन राम को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। बाबू जगजीवन राम को बड़े पैमाने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया।
तो जिसकी अब वर्तमान केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, और देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो जिनकी अब श्री नरेंद्र मोदी भी तो 5 अप्रैल को, इसी महीने 5 अप्रैल को, तो बिहार के सासाराम में जाकर वहां इनकी जयंती मनाने की बजाय, बाबू जगजीवन राम जी की बिहार के सासाराम में जाकर वहां उनकी जयंती मनाने की बजाय तो आपके उत्तर प्रदेश में नोएडा में उनकी जयंती मना रहे हैं। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले वो इनकी जयंती मना रहे हैं। और बाबू जगजीवन राम के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने इनको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अब उसी महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर शहर में जाकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वहां दलित वर्ग के वोटों के स्वार्थ में इनकी जयंती मना रहे हैं। इस बार वहां जाकर इनकी जयंती मना रहे हैं, जबकि वास्तव में ये पार्टी शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की घोर विरोधी पार्टी रही है और अभी भी है। और इनके देहांत के कुछ वर्षों के बाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के कुछ वर्षों के बाद जब बीएसपी ने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो तब इस पार्टी ने सबसे ज्यादा बीएसपी का ही विरोध किया है। और इसके साथ ही इन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी सीआईए का एजेंट तक बताकर इनकी छवि को भी धूमिल करने की पूरी कोशिश की है। और जब मुझे सन 2003 में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सीबीआई के जरिए ताज प्रकरण केस की आड़ में आय से अधिक प्रकरण के मामले में फर्जी फंसाया गया, तो तब उसके बाद फिर सन 2004 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की बनी सरकार ने मेरे इस मामले को जानबूझकर कई वर्षों तक इसको लटका के रखा था। सीबीआई के जरिए इसको जानबूझकर कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान लटका कर रखा था। तब फिर मुझे मजबूरी में न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती चुप नहीं बैठी, और इसके बाद इस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी पार्टी के ही एक दलित कार्यकर्ता कमलेश वर्मा को, जिसे इन्होंने मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया है, जो वह चुनाव हार गया था। और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से इनको चरखारी रिजर्व विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ाया था, जिसमें ये व्यक्ति बीएसपी के उम्मीदवार से बुरी तरह से चुनाव हार गया था। तो फिर इसी दलित वर्ग के व्यक्ति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने हमारे इस जीते हुए केस की फिर से सुनवाई करने के लिए एक याचिका दाखिल करवा दी है, जिसे कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए लगा दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम से अब आप लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि बीएसपी की आगे बढ़ रही मूवमेंट को कभी बीजेपी, तो कभी कांग्रेस पार्टी, तो कभी अन्य और पार्टी भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। और इसके लिए खास ये सभी विरोधी पार्टियां मुझे हमेशा किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरी में जरूर उलझाकर रखेंगी, जिससे हमें कभी भी परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही इस पार्टी के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर, अभी हाल ही में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना श्री रोहित वेमुला से करना
तो ये सब उनकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी ना होने को ही दर्शाता है, जबकि सही मायने में इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना साउथ अफ्रीका के श्री नेल्सन मंडेला से और यहाँ अपने देश में मान्यवर श्री कांशीराम जी से करनी चाहिए थी, जिन्होंने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। तो ये ज्यादा बेहतर होता, इसलिए इनका ये बयान ऐसे ही माना जाएगा। इसलिए श्री राहुल गांधी का ये बयान ऐसे ही माने जाएगा जैसे गांधी व नेहरू की तुलना राहुल गांधी से करना। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि श्री रोहित वेमुला अंबेडकरवादी जरूर थे, इसके लिए मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस बात पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए था कि उनके सामने खासकर यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने खासकर कांग्रेस पार्टी व जातिवादी लोगों ने काफी रुकावटें व चुनौतियां आदि पैदा की थी और उन्हें कदम कदम पर काफी परेशान भी किया गया था, जिसकी वजह से उनको केंद्र में अपने कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ऐसे हालातों में भी उन्होंने अपने सपने में भी कभी भी अपनी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश के विशेषकर दलित व अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं नौजवानों से ये कहना चाहूंगी कि वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर यहाँ अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करें, न कि अपनी आत्महत्या करने की बात अपने दिल व दिमाग में लाएं, वरना हमारे विरोधी लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक के स्वार्थ में ये सब नाटकबाजी कर रही है। आप लोग साइलेंट रहे, नारे ना लगाएं। इसके साथ ही आप लोग सभी साइलेंट रहे, नारे ना लगाएं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। इसके साथ ही देश के दलितों को जानवरों की संज्ञा देकर उन्हें अपमानित करने वाली व उनका हर स्तर पर उत्पीड़न करने वाली तथा इनके विशेषकर आरक्षण व अन्य और सभी सुविधाओं को खत्म करने के खास मकसद से आए दिन यहाँ संविधान में आरक्षण की समीक्षा करने पर जोर देने वाली भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार भी इन्हीं दलित वर्ग के वोटों के स्वार्थ में ही इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती को मनाने के लिए कुछ ज्यादा ही नाटकबाजी कर रही है और इसी नाटकबाजी के तहत ही बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अभी हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 2-3 स्थानों पर छोटे मोटे स्मारक व संग्रहालय आदि बनाने की भी जो घोषणा की है, तो उन सबको मिलाकर फिर भी यहाँ लखनऊ में स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक ही अकेला काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। जो अकेला ये स्थल 107 एकड़ जमीन में निर्मित किया गया है। इसके साथ साथ इस संदर्भ में मेरा ये भी कहना है कि बीजेपी के लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने से ये लोग देश के समूचे दलित समाज का वोट हासिल कर लेंगे, तो उन्हें ये बात भी अपने दिल से जरूर निकाल देनी चाहिए। अर्थात इस भारतीय जनता पार्टी को देश के दलित वर्ग के लोग तभी अपना वोट देंगे जब ये पार्टी इन वर्गों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता को त्याग कर अपनी केंद्र व राज्यों की सरकारों में इनके विकास व उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करती है। इसके साथ ही इन वर्गों के साथ हर स्तर पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न को भी रोकती है, जो हमें इस पार्टी की केंद्र व राज्यों की सरकारों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में बीजेपी की चल रही काम आने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि खासकर
यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ महीने पहले अब इन्हीं वर्गों के वोटों को लेने के स्वार्थ में ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खुद यहाँ आकर इनके लिए आए दिन किस्म किस्म की नई नई योजनाएं भी घोषित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में इन्होंने अपने लगभग 2 वर्षों के शासनकाल में इन वर्गों के हितों के लिए अब तक कोई भी विशेष व ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अर्थात इन वर्गों के मामले में ये पार्टी भी अधिकांश अब यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इलाहाबाद के जिस केशव मौर्य को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उसका यहाँ कई गंभीर मामलों में आपराधिक व सांप्रदायिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा मुझे खबरें मिली हैं। इसके साथ ही वह जाति से ओबीसी का जरूर है, लेकिन वह शुरू से ही एक ऐसी पार्टी अर्थात बीजेपी व आरएसएस संगठन से जुड़ा है जो घोर जातिवादी व सांप्रदायिक भी है, और जिनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों में खासकर देश के दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कतई भी उद्धार व भला नहीं हो सकता है, और न ही इनको सम्मानजनक जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी व इनका आरएसएस संगठन चाहे दलित व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री व किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी क्यों न बना दे, तो भी वे अपने वर्गों के लोगों का भला नहीं कर सकता है। अर्थात वह बीजेपी व आरएसएस का बंधुआ मजदूर ही बनकर कार्य करेगा, और ये सब हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राज में देखने के लिए मिल रहा है, जो आए दिन अपने आप को ओबीसी कहते हुए भी थकते नहीं हैं, और जिन्होंने ओबीसी वर्गों के हितों के लिए अभी तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं किए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों की बात तो छोड़ो, वे अपने चाय बेचने वाले लोगों के लिए भी आज तक कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, फ्री में उनकी चाय जरूर पीते रहे हैं। इसके साथ ही देश के समूचे दलितों का अपमान करने वाले अपनी ही सरकार के एक मंत्री श्री बीके सिंह के खिलाफ भी वे अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। हालांकि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी व आरएसएस ने पिछड़े वर्ग से श्री कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वे भी ओबीसी वर्गों के हितों के लिए कुछ भी कार्य करने की बजाय अधिकांश वे यहाँ आरएसएस के एजेंडे को ही अर्थात उनके अयोध्या से जुड़े राम मंदिर निर्माण के कार्य को ही पूरा कर